तो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज फिलहाल काफ़ी ज़्यादा फोकस में आ चुकी है। इनफैक्ट उसके साथ एक और कंपनी फोकस में है जिसका नाम है एशियन पेंट लिमिटेड। अब दोनों इसलिए फोकस में है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज एशियन पेंट का कुछ स्टेक्स ओन करती है और उसका फिलहाल जो वैल्यू बनता है वो 1.3 बिलियन डॉलर का है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज फिलहाल प्लान कर रही है कि 1.3 बिलियन डॉलर का जो वैल्यू वाले स्टेक्स वो ओन कर रखी है एशियन पेंट का, उससे वो एग्जिट करे। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास जो एशियन पेंट का शेयर्स है उसको वो बेचने का प्लान कर रही है। ऐसा यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट पब्लिश हमें देखने को मिल रहा है। सो देखो दोस्तों, वेडनेसडे को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और साथ में एशियन पेंट दोनों फोकस में था क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 4.9% स्टेक एशियन पेंट का ओन करती है 17 साल से, और ये जो 17 साल का लंबा इन्वेस्टमेंट उनका है उसको वो फाइनली रिडीम कर सकती है। ऐसा यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के प्लानिंग हमें देखने को मिल रही है। आप सभी को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री ऐसा इसलिए करना चाह रही है क्योंकि एशियन पेंट एक टाइम पे काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दी है इन्वेस्टर को। कंसिस्टेंसी काफ़ी कमाल की देखने को मिली है इस कंपनी के प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में। बोल सकते हैं कि पेंट सेक्टर में एशियन पेंट का पूरी तरह से डोमिनेंस हमें देखने को मिला है। बट पिछले कुछ टाइम में क्या हुआ है कि काफ़ी सारे न्यू प्लेयर्स के आने की वजह से एशियन पेंट को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ा है और वो चैलेंजेस की वजह से कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो भी हमें नीचे जाते हुए देखने को मिले हैं। और फिलहाल अगर देखा जाए तो 75,000 करोड़ के आसपास का जो मार्केट है उसमें बहुत सारे प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का सोच ऐसा है कि हो सकता है कि एशियन पेंट पहले जैसा परफॉर्मेंस उनको डिलीवर करती हुई देखने को ना मिले, और इस वजह से ऐसी रिपोर्ट्स हमें सुनने को मिल रही है। सो अगर आप रिलायंस के इन्वेस्टर हैं या फिर एशियन पेंट के इन्वेस्टर हैं, इन दोनों चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं और भी कुछ अपडेट्स के बारे में। अपडेट यहाँ पर यह है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने फिलहाल सिक्योर किया है 2.9 बिलियन डॉलर का लोन, और ये अगर ग्लोबली बात करें तो एक काफ़ी बड़ा बैंकिंग डील है। अब ये कितना बड़ा बैंकिंग डील है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का तो बहुत बड़ा नाम है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री बड़ी है, और भी बहुत सारी कंपनी है जो कि बहुत बड़ी बड़ी है। बट अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो इतना बड़ा अमाउंट लोन के ज़रिए किसी भी इंडियन कंपनी ने रेज़ नहीं किया है। और ये जो नंबर है 2.9 बिलियन डॉलर का, ये डुअल करेंसी लोन रहने वाला है, जिसका जो पहला पार्ट है वो हमें 2.4 बिलियन डॉलर का देखने को मिलेगा और दूसरा पार्ट 67.7 बिलियन येन का देखने को मिलेगा, जिसका अगर डॉलर में वैल्यू देखोगे तो 462 मिलियन डॉलर का वैल्यू है। अब इतना बड़ा फंड देने के लिए कोई एक बैंक तो आएगी नहीं क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पार्टिसिपेशन आपको यहाँ पर 55 बैंक्स का देखने को मिल रहा है, यानी कि बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बैंक ने कंट्रीब्यूट किया है इस अमाउंट को रेज करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब देखो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बाद इंपॉर्टेंट है कि इतना बड़ा नंबर रिलायंस इंडस्ट्री ने रेज क्यों किया है। तो देखो, रिलायंस इंडस्ट्री पिछले कुछ टाइम में ग्रो करने का काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है क्योंकि इसके मेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेगमेंट जो है O2C वाले, वो कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 57% कॉन्ट्रीब्यूट करके देते हैं। बट पिछले कुछ टाइम में अगर ग्रोथ की बात करें तो इसमें हमें ना के बराबर देखने को मिल रही है। सेकंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेगमेंट कंपनी का रिटेल सेगमेंट है जो कि 23% रेवेन्यू देता है। उसके अलावा डिजिटल सर्विसेज बिजनेस यानी कि जियो 11% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देता है। बट आगे चलकर कंपनी रिन्यूएबल में, एनर्जी में, इन सारी जगह में इन्वेस्ट करने का फोकस कर रही है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी रही है कि अगले, अगर हम बात करें 10 सालों की, तो एनर्जी सेगमेंट से कंपनी को नेक्स्ट ग्रोथ वेव मिलेगा। तो इस वजह से ऐसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड न्यूज़ आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से सुनने को मिल रहा है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो।
तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में वो कुछ न्यूज़ की वजह से अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखी है, तो कुछ न्यूज़ की वजह से ख़राब परफॉर्म करती हुई दिखी है। अगर अच्छे न्यूज़ की बात करें तो बीच में एक न्यूज़ हमें देखने को मिला था, यूएस और यूके के बीच में एक ट्रेड डील हुआ था जिसमें मेंशन किया गया था जो यूके है एक्सपोर्ट करती है अपने कार्स को यूएस में, और उसके ऊपर जो यूएस ने 25% टैरिफ लगाने का फ़ैसला किया था उसको वो कम कर 10% करने वाले हैं, तब तक जब तक यूके 1 लाख व्हीकल्स एक्सपोर्ट ना कर दे। अगर ये नंबर ऊपर जाता है तो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, टैरिफ 10% से 25% पे चला जाएगा। और एक तरह से देखा जाए तो ये टाटा मोटर्स के लिए अच्छी बात थी, क्योंकि इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है JLR, वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करके देती है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में है, ब्राज़ील में है, यूएस में नहीं है, यूके में है, और भी 1-2 कंट्री में है। तो यूके में जो भी उनका मैन्युफैक्चरिंग होकर कार्स यूएस में जाता था उसमें पहले के मुकाबले कम टैरिफ लगेंगी, जिससे क्या है कि टाटा मोटर्स को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम में भी देखने को ना मिले। तो इस न्यूज़ की वजह से टाटा मोटर्स को खुशी मिला था। बट उसके बाद टाटा मोटर्स के नंबर हमें देखने को मिले थे, नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिले, और टाटा मोटर्स की जो गाइडेंस थी JLR से रिलेटेड वो भी कुछ खास देखने को नहीं मिली, जिसके बाद टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस हमें वीक देखने को मिला। बट वापस से अब कुछ न्यूज़ ऐसी निकल के आ रही है जिस वजह से टाटा मोटर्स को फिर से एक फ़ायदे का सौदा मिल सकता है। न्यूज़ दोस्तों ये है कि इंडिया ने ऑफ़र किया है यूएस को 0 टैरिफ पे बोल सकते हैं ट्रेड करने के लिए। अब ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ बात सच कह देते हैं तो कुछ बात झूठ कह देते हैं, बट ठीक है, अगर वो कह रहे हैं तो हम इसको मान के चलते हैं एज ए रिपोर्ट की तरह कि चलो ऐसा हो सकता है। अब इंडिया ने जो ऑफ़र किया है 0 टैरिफ पे ट्रेड करने का, इसमें स्टील भी आता है और ऑटो भी आता है, यानी कि जो भी यूएस से कार इंडिया में आएगा और इंडिया से जो भी कार यूएस में जाएगा उसके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगी। अब इसमें क्या है कि टाटा मोटर्स की JLR जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में भी है, तो इंडिया से जो JLR प्रोडक्शन होकर यूएस में जाएगा वो पहले के मुकाबले हमें सस्ता देखने को मिलेगा। और यूएस ही ऐसी कंट्री है जहाँ पर JLR को पिछले कुछ टाइम में डबल डिजिट का ग्रोथ मिला है, और इन सारी चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली टाटा मोटर्स के लिए ये एक फ़ायदे का सौदा रह सकता है अगर ये ऑफिशियल होता है। तो अभी के टाइम पे इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 3 क्वार्टर्स की बात करें तो टोटल रेवेन्यू का 71% इस सेगमेंट से आया है। अगर ये सारी चीज़ें ऑफिशियल हो जाती हैं तो और भी क्लैरिटी हमें देखने को मिलेगी कि आगे चलकर क्या क्या अपडेट्स हमें सुनने को मिल रहा है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। सो आज के दिन प्रीमियर एनर्जीज फोकस में रहने वाली है, क्योंकि कंपनी के आने वाले हैं क्वार्टरली रिजल्ट। बट रिजल्ट से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट कर लो। पहले प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज का जो सिचुएशन था वो थोड़ी हमें नेगेटिव देखने को मिलती थी, बट वो सिचुएशंस में थोड़ी सी रिवर्सल हमें देखने को मिली, क्योंकि यूएस का फैसला हमें फिर से थोड़ा बदलता हुआ दिखा। पहले फैसला ये था कि यूएस की पॉलिसीज़ की वजह से उनकी डोमेस्टिक कंपनीज़ को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था, जो भी बाहर से कंपनी आई है उसको उतना फ़ायदा नहीं होता। तो इससे वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज ने जो इन्वेस्टमेंट किया था यूएस में वो कहीं ना कहीं बेकार भी जा सकता था। बट अब दोस्तों यूएस ने बोल सकते हैं सोलर इक्विपमेंट्स के जो इम्पोर्ट्स हैं उस पर काफ़ी बड़ी टैरिफ लगा दी है, और ये सभी कंट्री के ऊपर नहीं है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है, मेनली 4 कंट्री का नाम है, मुझे प्रॉपर याद नहीं, आई थिंक उसमें ताइवान है, इंडोनेशिया है, ये सारे कुछ कंट्री का नाम है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो उसके ऊपर जो टैरिफ इंक्रीज़ किया है, इससे क्या है कि हमारी कंट्री की जो टॉप कंपनीज़ हैं यूएस में सोलर इक्विपमेंट्स के मार्केट में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले करती हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे का सौदा था। और उसके बाद हमने देखा कि प्रीमियर एनर्जीज वारी एनर्जीज में 8% के आसपास की तेज़ी भी हमें देखने को मिली। बट इन सारी चीज़ों के बाद अब क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं। रिजल्ट में इसका कोई इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्वार्टर 1 में इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अब इस सेक्टर की एक और कंपनी है वारी एनर्जीज, उसके नंबर ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुके हैं, नंबर ज़बरदस्त है। अगर हम मार्जिन्स की बात करें, रेवेन्यू की बात करें या फिर प्रॉफिट की बात करें, तो अगर सेम सेक्टर वाली कंपनी के नंबर अच्छे रह चुके हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके भी नंबर हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 140% की ग्रोथ रिपोर्ट कर रखी है अपने रेवेन्यू में, और अच्छे खासी ग्रोथ कंपनी ने अपने मार्जिन्स में भी दिखा रखी है, और सेम चीज़ हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो मल्टीफोल्ड जंप हमें देखने को मिला था। तो इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि वंस अगेन कंपनी डबल डिजिट में ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है। मतलब पिछले कुछ क्वार्टर से तो ट्रिपल डिजिट में ग्रोथ आ रहा है, बट छोड़ो ट्रिपल नहीं, अगर डबल डिजिट में भी ग्रोथ आता है तो मुझे पर्सनली ये नंबर अट्रैक्टिव लगेगा।
बट वो डबल डिजिट का ग्रोथ 20% 30% वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रीमियर एनर्जीज के वैल्यूशंस की बात करें तो करेंटली 130 के पी के आसपास ये कंपनी दिख रही है। पहले ये कंपनी का जो वैल्यूशन था वो लगभग 160 के पी के आसपास का था, तो 130 के पी के हिसाब से 20-30% की ग्रोथ सूट नहीं करेगी। पहले जितने ग्रोथ आप रिपोर्ट करते थे वैसा रिपोर्ट कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, 80-90% की ग्रोथ रिपोर्ट कर दिए तो वो भी चलेगा, बट 50% से नीचे वाली ग्रोथ अगर रिपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कि कुछ को नंबर पसंद आ जाए, बट कुछ को वैल्यूशंस को देखते हुए मे भी नंबर पसंद ना आए। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा सा नज़र रखना। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है वेदांता। वेदांता से रिलेटेड दोस्तों कमेंट आ रही थी कि डीमर्जर वेदांता का कब होने वाला है। तो इसके जो CFO हैं अनिल अग्रवाल, उनकी तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला था कि इनका जो डीमर्जर है वो हमें सितंबर के एंड तक देखने को मिल सकता है। अब एक बिजनेस 4-5 बिजनेस में कन्वर्ट होने वाला है, यानी कि एक के बदले 4-5 शेयर्स ये कंपनी आपको प्रोवाइड करने वाली है आफ्टर डीमर्जर। तो अगर आप वेदांता के डीमर्जर का वेट कर रहे थे तो इस न्यूज़ को नोट कर लो एज ए इन्वेस्टर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।